ये रहते थे हमारे क्या? Yes. व्हाट आर द सलाइन फीचर्स ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम? तो इसमें तो वो आ जाएगा जो हमने 4 पढ़े हैं, उसके आप टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो। वो फीचर्स के अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं। आगे सेकंड है डिस्कस द इम्पोर्टेंट ट्रेड्स ऑफ कॉन्टिनेंट लीगल सिस्टम। इसमें सारा आप बताओगे कि कोर्ट और जजेस के बारे में मेनली एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें, और ये कैसे डिफरेंट है बाकी से, कॉमन लॉ से ये कैसे थोड़ा डिफरेंट है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना पॉइंट। आगे डू यू थिंक दैट इंडियन common law and continental by common law system with only a few features of continental legal system? ठीक है, तो इसका पहले तो हम आंसर आएगा कि हाँ एग्री करते हैं हम ये बात कि मतलब चाहे इन दोनों का जो सिस्टम है वो दोनों का अलग अलग है, लगभग जो बात कॉमन लॉ में कही गई है वही बात कॉन्टिनेंटल सिस्टम में कही गई है। बात चेंज नहीं है, बस वो बात क्या है, जो रूल्स हैं वो चेंज है, टॉपिक्स चेंज नहीं है, टॉपिक्स आर सेम, जो उसका मटेरियल है वो चेंज है। फोर्थ क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ द कॉमन लॉ इज लिंक्ड टू रॉयल पावर। ये लाइन में ये एक लाइन है, ऊपर ऊपर एक लाइन है, उसमें आपको बताया गया है कि कॉमन लॉ है, रॉयल पावर से लिंक करता है कि नहीं। ये अब कॉमन लॉ आएगा, इसमें कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम आएगा, ये आपको ऊपर पैराग्राफ में गिवन है। In common law system, the judgments regarded by high courts and supreme courts enjoy authority and powerful position. इसमें बोल कॉमन लॉ सिस्टम में क्या ऐसा होता है कि जजमेंट्स रेडेड बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंजॉय अथॉरिटी एंड पावरफुल पोजीशन, कि जजेस जो हैं अपनी मन मर्जियां करते हैं, उनमें पावर होती है कि वो बस अपनी मर्जियां कर सके, किसी की नहीं सुनने की, समथिंग लाइक दैट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जज की बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नहीं बात हुई। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमन लॉ फैमिली ऑफ लीगल सिस्टम। यस, इंडिया जो है वो एक मेंबर है कॉमन लॉ का, फैमिली है। ये हम स्टार्टिंग में रीड आउट किया था जब कॉमन लॉ का किया था, तो ये इंडिया भी अब फैमिली बन चुका है, पहले नहीं था बट अब बन चुका है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, an important legal system which has influenced the development of many other legal system of the world is called socialist legal systems। कहते हैं पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लीगल सिस्टम है जो हमें बताता है कि कैसे जो ये सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में कैसे फैला, कैसे डेवलप हुआ, लॉ बना, फिर उसके बाद में उसके रूल्स बने, आर्टिकल्स आए, एंड देन आगे प्रोग्रेस होती ही जा रही है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, ये हमें बताता है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। This legal system was adopted by those countries which had started following socialist and especially after the First World War of 1914 to 19। कहते हैं ये जो है ये लीगल सिस्टम है जो आया है ना, कि लॉ वगैरह को बनाना, ये सब कुछ रूल्स वगैरह, तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ, जब जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उसके बाद में ये चीजें आने लग पड़ी, मतलब उसके बाद में लीगल सिस्टम आया। यू माइट बी वेयर डैश सोशलिस्ट फर्स्ट were practically adopted by the former USSR and China। तो हमें ये बोला गया है कि ये जो चीज है लीगल सिस्टम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो बाद में बना गया, ये सबसे पहले यूएसएसआर और चाइना ने अडॉप्ट किया था, उन्होंने अपनाया था इसको लीगल सिस्टम को। नेक्स्ट इज when the USSR when the USSR disintegrated in the late 1980s, all breakaway countries adopted this legal system with some modifications, such as Ukraine,
Ukraine, Kazakhstan, and Uzbekistan. Apart from China, other countries such as Mongolia, North Korea, and Cuba follow this legal system. तो इसमें बताया गया है कि 1980s में जब ये टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी उसके बाद में लीगल सिस्टम बनने लग पड़े, तो ये धीरे धीरे काफी मतलब पूरी दुनिया में फैल गया। अब ये कंट्रीज के नेम दिए हैं जिधर जिधर ये आया या जिधर जिधर इसने पार्ट लिया, कि ये कंट्रीज भी इन द सेंस कहने का मतलब यही है लाइन में इनडायरेक्ट वे से कि लीगल सिस्टम ये कंट्रीज में भी आने लग पड़ा। फिर you can't say that this legal system is quite different from common law and continental legal system. Instead, you must know that the socialist legal system has been influenced by continental and common law system. However, there are certain features of these legal systems which have distinguished it from other legal systems. Those features are, कहते हैं कि ये जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है ये लगभग कॉन्टिनेंटल और कॉमन लॉ सिस्टम के जैसा ही है। जो हम कॉन्टिनेंटल कॉमन लॉ सिस्टम जो हमने ऊपर पढ़ा है ये लगभग उसी का ही एक फीचर है, उसके जैसा ही है, बट इसमें ये थोड़ा सा उससे अलग आ जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉमन लॉ, थोड़ा कॉमन लॉ सिस्टम और कॉन्टिनेंटल लॉ सिस्टम, बात उनकी दोनों की सेम है। उसमें भी जज कोर्ट के बारे में बोला उसमें, और कॉमन लॉ में भी जजिंग कोर्ट के बारे में, दोनों में जजिंग कोर्ट के बारे में बोला गया। बट डिफरेंस ये है उनके रूल्स, इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो डिफरेंट है। अब देखते हैं हम आगे कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इसमें क्या डिफरेंट है। ये जो चीज है ये कॉन्टिनेंटल कॉमन लॉ सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, इसके फीचर्स क्या है वो आगे बताए गए हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट लीगल रूल्स आर नॉट कंसिडर्ड परमानेंटली। पहली बात तो ये परमानेंटली नहीं है, मतलब कि वी कैन चेंज इट। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ का क्या इम्पोर्टेंस है ये। थर्ड, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। अब क्या एक रिव्यू है, एक क्या मतलब एक क्या विचार है जो कि लॉ पास किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लेजिस्लेचर द्वारा, उस पे क्या विचार है वो। फोर्थ, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम, जो कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम बना है उसका इस पे क्या प्रभाव है। वी विल डिस्कस दिस फीचर्स वन बाय वन इन द पैराग्राफ। इस ये चारों फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। नॉट कंसीडर परमानेंटली according to the adherents of this legal system, law is considered to be of temporary character, and a time would come when law will not be necessary to govern. कहते हैं ये लॉ बना तो गया है, बना दिया हुआ है, बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये नेसेसरी नहीं है, तो लोगों के लिए क्या होगा। The moment everybody would become economically equal, there would be no requirement of law. To promote economic equality, courts and law are required. Law in socialist legal system is the arbitrary nature. Unlike continental legal system, in the continental system, ओके पहले ऊपर वाला मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि चाहे लॉ बना दिया गया है, एक गवर्नमेंट के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो लोगों के लिए क्या है इक्वली रोल प्ले करेगा। पहली बात तो ये है। ऊपर से ये एक लॉ को
एक लोग को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रखता इनकी लाइफ में ये लो इन द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में मतलब हम ये बात याद रख सकते हैं कि जो रूल्स है, जो लॉ है बनाए गए हैं, वो परमानेंटली नहीं है, दे आर टेम्पररी। फिर आगे बोला गया है, अनलाइक कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम वेयर लॉ इज ऑफ स्टैटिक कैरेक्टर, the socialist legal system throw away any law which promotes private property and wealth. For example, when the former USSR adopt socialist legal system, थोड़ा सा ऊपर करना, ad- adopted socialist legal system, all the laws promoting private and commercial rights were abolished. तो इसमें इन्होंने ये बताया गया कि जब एक फॉर्मर यूएसएसआर वाले ने सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को अपनाया था, तो उसने ये देखा था कि इसमें चाहे आप राइट्स फॉलो करो ना करो फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं समझा जाता। ये लॉज को उसने एक मतलब कि ये लॉज बारे बोला था, दैट दीज लॉज आर बायो बायोजेनिस लॉ, नाम डाला गया इस लॉ का कि सोशल सिस्टम में ये ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंटली। Socialist law are arbitrary in the sense that they do not recognize all laws which sustain capital-based law, private rights, and free markets. It aims to overthrow those power relations which build a capitalist system. तो मतलब कि इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये नहीं देखना कि पुराना लॉ क्या बना हुआ है, जहाँ हमने उसको फॉलो करना है नहीं करना। इन्होंने अपना देखना है, इन्होंने अपना ही लॉ बनाना चाहिए जो मुझे। इन्होंने ये नहीं देखना कि कॉमन लॉ सिस्टम में क्या बना हुआ था, लॉ कॉन्टिनेंटल में क्या लॉ था। इन्होंने अपना ही करना है, इन्होंने वो देखना ही नहीं है। फिर बाद में इन्होंने वैसे ये पैराग्राफ में एक मेन यही बात बोली गई है कि जो मेन बात है, पहली बात इसको और क्या कहते हैं, वॉर्जिनस लॉ। और दूसरा ये है कि हमें ये लॉ जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। ये नहीं देखेंगे कि जो पुराना लॉ बना हुआ है वो क्या कहता था, ये अपना खुद का ही न्यू लॉ बनाएंगे, इनको पुराने से कोई मतलब नहीं है। और वो भी लॉ फॉलो प्रॉपरली करना है नहीं करना, अभी इनको ये भी नहीं पता। कि ये भी नहीं है कि इस लॉ को अगर बनाया गया है, अगर इन्होंने अपना ही लॉ बनाया है तो वी शुड प्रॉपरली फॉलो इट। बट ऐसा नहीं है, ये है फ्री, इनके खुद की राइट्स हैं कि हाँ हमने खुद करना है। बाकी हाँ ये कर सकते हैं कंपल्शन कि हाँ आप में इसमें ये हो सकता है सोशलिस्ट लॉ में कि जो इन्होंने अपना एक लॉ बनाया है उसको ये फॉलो करें। मतलब ये ऐसा कर सकते हैं, अपना ही एक लॉ को फॉलो करें। ये सेकंड है, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक लॉ। तो पब्लिक लॉ क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है? Socialist legal system law has no say and all law has to be in the nature of public law. तो कहते हैं which means that all law deals with state matters or public matters such as constitutional। तो इसमें ये बोला गया है, पहले तो प्राइवेट लॉ का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि घर के मामले, प्राइवेट तो वो ही हो गया कि बंदे के घर के मामले।
ऐसा नहीं है। प्राइवेट लॉ में ये होता है कि एक लॉ बनाया गया जो कि एक पब्लिक के लिए है, ठीक है, पूरे पब्लिक के लिए। पहली बात तो इधर पब्लिक, चलो पब्लिक लॉ का ही इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन। पब्लिक लॉ जिसमें बोला गया है सारे पब्लिक के मैटर्स की एक स्टेट जो है, एक स्टेट के लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे स्टेट के क्या लोग कह रहे हैं, ये सब कुछ इससे डील करना, ये सब कुछ आ जाता है कि हाँ उसको कैसे डील करना है, उसके स्टेट्स के मैटर्स को कैसे डील करना है, ये सब कुछ। कि हाँ एक जो स्टेटस है वो भी ना हिले, इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड लिसन टू द पीपल वॉइस। जैसे कि अब इतना चला था रिलेटेड टू द फार्मर्स, तो उनको एंड में सुननी ही पड़ी। तो ऐसा गवर्नमेंट पहले ही क्यों नहीं करती कि वो पहले ही उनकी जो वो चाहते हैं उनकी बातों को सुना जाए। दे शुड डू इट, इवन दे शुड लिसन टू इट। इनको सुनना तो चाहिए कम से कम। ओके एनी हाउ, तो इधर एग्जाम्पल दी गई है सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसे कि सच एज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में constitution law we mean that law which determines the nature of the state and the structure of the government। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या आता है कि जिधर हमें पता लगे कि एक स्टेट है, वो उसका नेचर पता लगे कि वो स्टेट में कैसे के लोग रहते हैं, वी कैन से। जैसे एग्जाम्पल नेचर में क्या क्या आ जाता है कि एक स्टेट में कौन कौन से लोग रहते हैं। जैसे कि अगर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो मैं उस बारे नेचर ये बताऊंगी कि हाँ उधर मैक्सिमम मुस्लिम्स रहते हैं, उनका मेनली क्लोथ्स का व्यापार ज्यादा होता है उधर। तो मतलब ये चीज मैं मेनली बताऊंगी, है ना। एक स्टेट, हर एक स्टेट का अलग ही अपना ही खुद का एक नेचर होता है। तो नेचर में ये चीजें आ जाती हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, उधर की गवर्नमेंट कैसे की है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अबव एंड सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी लॉ of the land। Administrative law deals with the structure, powers and functions of the organs of administrations, the limit to their powers, etc। कहते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो तो ये काम करता है कि एक स्टेट की नेचर देखता है और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है वो क्या करता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है, जो उसके फंक्शंस हैं, उनको वो देखता है। कि ये तो होगी गवर्नमेंट को देखना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी जो पावर्स है, उसके जो वी कैन से फंक्शंस हैं उनकी, उसको देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है और क्या काम करना चाहिए, सब कुछ। प्राइवेट लॉ विच रेगुलेट्स एंड गवर्न्स द रिलेशंस ऑफ सिटीजन्स with each other is either abrogated or than the public law। कहते हैं प्राइवेट लॉ में ये होता है कि एक सिटीजन का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ कैसा है, उसमें ये चीज आ जाती है। बट पब्लिक लॉ में ये आ जाता है कि पूरी पब्लिक का रिलेशन क्या गवर्नमेंट के साथ। तो प्राइवेट जो लॉ है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हाँ एक इंडिविजुअल की क्या भावनाएं हैं गवर्नमेंट के प्रति। पब्लिक में तो पूरी पब्लिक को ही देखा जाएगा ना। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट लॉ आर द लॉ ऑफ टोट्स, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कहते प्राइवेट लॉ में अब ये चीजें भी आ जाएंगी कि हाँ अगर
जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मुझे कोई कोई मेरी जमीन हथिया रहा है, कब्जा कर रहा है, देन व्हाट विल आई विल डू? मैं अपने जो सोसाइटी है, जो कॉलोनी है, उसके एमएलए को कंसर्न करूंगी, उससे बोलूंगी, मैं उससे बात करूंगी। तो ये आ गया प्राइवेट चीज, कि मैं अपनी प्राइवेट चीजों के रिलेटेड जो है वो बातें कर रही हूँ। बट अगर मैं कोई पब्लिक चीज के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, अगर मैं कोई स्पेशल चीज के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ कि नहीं, ये आर्टिकल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये वो कोर्ट में जाके ये कर रही हूँ, तो वो आ जाएगा पब्लिक लॉ के अंडर, क्योंकि वो कोर्ट मेरी नहीं है, वो पूरी पब्लिक की है। इट इज अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की है, मेरी नहीं है। In socialist legal system, many branches of private law have shifted and have become a part of public law. अब कहते प्राइवेट लॉ जो है वो पार्ट तो पब्लिक लॉ का ही है। अगर मैं अपनी जमीन की बात कर रही हूँ कि हाँ जी वो देखो मेरी जमीन को वो ले रहा है, तो मैं बात एमएलए से कर रही हूँ। अब एमएलए है तो बंदा गवर्नमेंट का ही, मतलब इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि प्राइवेट लॉ जो है वो आ तो पब्लिक के अंडर ही गया। जो मेरा मामला है वो है प्राइवेट लॉ, वो आ गया प्राइवेट लॉ के अंडर, और जो वो बात कर रहे हैं वो आ गया पब्लिक के अंडर। तो पब्लिक मतलब प्राइवेट ज्यादा नीचे है, पब्लिक ऊपर है। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं पब्लिक लॉ के अंडर आ गया प्राइवेट लॉ, जैसे कि पब्लिक लॉ के अंडर एमएलए आ गया। Thus, law of contract, which was considered to be the law regulating the contractual freedom of individuals, has also now been subsequently controlled, and freedom to contract has been severely restricted in this legal system. कहते हैं कि लॉ जो बनाया गया है, अब वो क्या एक इंडिविजुअल की फ्रीडम खींच रहा है, कि वो मतलब इन द सेंस कहने का यही है कि लॉ बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता। ये हर एक इंडिविजुअल को ध्यान में रख के कोई लॉ जो है वो क्रिएट किया जाता है, वो लॉ तभी लीगल सिस्टम में आता है। नेक्स्ट, third point is no judicial review of administrative action and law passed by the legislature. Socialist law theorists traditionally argue that the legislature is conceived to be the supreme expression of the will of the people and beyond the reach of judicial restraint. Legislation, no judicial decisions is recognized as the sole source of law. They do not believe in the theory of separation of laws according to which the legislature, executive, and the judiciary are independent and separate from each other. Instead, it believes in the unity of the state organs and above all separately of legislature. It is assumed that the legislative body is responsible for maintaining the constitutionality of state actions, and the constitutional review could not be exercised by extra parliament bodies such as judiciary. The constitution of socialist countries are recognized as the supreme legal force. The judiciary cannot have the power to review the law passed by the legislature and rules framed by the executive under the authority of legislation. The power of judicial review is considered as a tool for bijuris. अब इसमें मेनली ये बताया गया है कि अगर कोई लेजिस्लेशन रूल बना देता है, जुडिशरी की ये हिम्मत नहीं है कि वो रोक सके उस लॉ को इम्प्लीमेंट होने में। अगर सबकी एग्रीमेंट से वो चीज बन के आ गई है, मार्केट में सोसाइटी में आ गई है, तो यू हैव टू फॉलो इट, उसको आप कुछ रिफ्यूज नहीं कर सकते हो।
ये सोशलिस्ट सोसाइटी के अंडर आ जाएगा। ये चीज बस इसमें ही आएगी कि हाँ आप अपने व्यूज जैसे जो लॉ पास कर दिया लेजिस्लेटिव ने डेसिड वो लॉ आ गया मतलब फिर मार्केट में। फोर्थ पॉइंट इज infuse of continental legal system. The socialist legal system is greatly influenced by the continental legal system. The members of the socialist family of legal system are those countries which is formed belong to the continental legal system, and the characteristics of the legal system are still preserved in it except the importance of private law. The judges do not enjoy the power of authority to interpret the law and to modify it. Judicial precedents cannot be made by judges who enjoy only the power to apply the given law and promote social and economic justice hereby. Further, the court proceedings are not adversarial in character, but it follows the inquisitorial approach and public procession in regarded as provider of justice rather than punishing the offenders. The legal field also not strictly divided among criminal, civil, and intellectual property. This legal system is the integrated one where law may move from one area to another. Example from criminal to civil law or from being a defense attorney to prosecutor without addition interest requirements. अब इसमें ये बताया गया है कि कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम में ये है कि कोई भी आपको जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था कि अगर एक आपको हाई कोर्ट में जज वगैरह कुछ लगना होता है तो आपके लिए एक पेपर और एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं करवाया जाता। आपको ऐसे ही दिया जाता है जज की पावर आपको ऐसे ही दी जाती है। हाँ, बाकी आप ये कह सकते हो कि आप को उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेंस इसमें यही मेनली बताया गया कि इसके लिए भी एज़ सच लॉ नहीं बना हुआ कि आपको कोई पेपर-वूपर देना ही पड़ेगा। एंड ये 4 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में जो आते हैं। नेक्स्ट इज़ टॉपिक लीगल सिस्टम अमंग्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कंट्रीज enter C or international legal system. Open a newspaper, listen to the radio, or watch television, or surf the internet, and you will confronted with events of international nature, allegation of human rights abusing, killing of civilians during the armed conflict, impact of climate change, and disputes between nations are but a few examples of such events. It is in content of these events and this interdependence of the country in the era of globalization that you might think of a different kind of legal system. The legal system which caters to the issues and challenges is known as international legal system. In this legal system, the legal principles are formulated with a view to promote interactions amongst nations, international institutions, and organizations. You can say without an international legal system in place, there can't be possible of international peace and security. And if international peace and security is not maintained, then there would be no development all over the world. It is for this reason the international legal system, which is new phenomena. तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जितना ज़रूरी है, लेके आना उतना ही ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली पीस हो, मतलब कि ये ना हो कि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम हम ले आए बट इंटरनेशनल पीस हो ही ना। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम अगर हम बनाते हैं, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जैसे कि कोई जो ट्रेड है, कोई सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं, या लेके आ रहे हैं, या बेच रहे हैं, उसके लिए इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में वो आ जाता है अंडर।
तो ये ना हो इंटरनेशनल पीस ही ना हो, इंटरनेशनल पीस होगा तो ही इंटरनेशनल लीगल सिस्टम होगा। अगर मेरी जान पहचान, मैं इंडिया में रह रही हूँ, अगर जान पहचान बाहर वाले देशों से है तभी मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊंगी और सामान लेके लेके जा सकती हूँ, जा मंगवा सकती हूँ। तो इंटरनेशनल पीस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next is, for the sake of your convenience, the legal systems can be understood by four specific examples. Okay, इसकी 4 examples हैं. First is role of treaties. Second is United Nations. Third is European Union. And fourth is SARC. तो ये 4 है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमें पता लगेगा कि लीगल सिस्टम्स के अंडर ये 4 आती हैं, तो हमें पता रहेगा। पहली जो है वो है रोल ऑफ ट्रीटीज। ट्रीटीज आर अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट between and amongst country and international organizations which are regulated by next which is regulated by international law. There are around 200 countries and several hundreds of international organizations such as United Nations, World Trade Organization, World Intellectual Property Organizations. You might wonder how these countries and international organizations would interact with each other. Do you think that mutual agreement is one possible way out to achieve that objective? This kind of agreement is called of various names such as treaty, convention, pact, covenant, protocol, character, and even simply an agreement. You might know the names of several such as treaties. The famous examples may be Versailles Treaty, Kyoto Protocol, Pact of Paris, Charter of United Nations, and International Covenant on Civil and Political Rights. These treaties bind the nations to carry out their responsibility according to the provisions. If they would not observe those responsibility, it would amount to breach to treat and some kind of compassion compensations would have to be paid by the violating country. There is a fundamental principle in this legal system which says treaties must be observed with good faith. The principle has become a guiding factor in the continued observance of treaties in international legal system. तो ये इसमें ये बोला गया है कि एक इंटरनेट मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या लिंक रखती है, ये सब चीजें उस पे डिपेंड करती है कि क्या एक बाकी सारी चीजें लीगल सिस्टम फिर उस चीजों पे डिपेंड रहती है। मेनली इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस। United Nations is central of the whole international legal system because it is several principal organs, especially agencies, committees, and commissions. It is established in 1945 on the basis of character of United Nations. You might have known about General Assembly, Security Councils, Economic and Social Councils, World Organization, UN Education, Scientists, and culture organizations. One of the commissions of the United Nations International Law Commission (ILC) has been instrument in drafting many treaties which are subsequently adopted by the countries and international organizations themselves. Mention must also be made about the role of Security Council. The Security Council is one of the principal organs of the United Nations and in fact the most powerful one. It is executive wing of United Nations and has been vested with all powers to maintain international peace and security. अब यूनाइटेड जो नेशंस हैं ये पहली बात इस्टेब्लिश कब हुए थे? ये 1945 में हुए थे इस्टेब्लिश।
ये मतलब बने यूनाइटेड नेशन कब बने थे? ये 1945 में बने थे, जिसमें हमने जिसके अंडर ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर यूनाइटेड नेशंस इनको नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इनके अंदर ये जनरल असेंबली होगी, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक्सेट्रा, ये सब चीजें आती हैं। दैट्स व्हाई इसको यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। बाकियों को क्यों नहीं जाता? बिकॉज इनके अंदर ये चीजें अभी नहीं है, तो सो दैट्स व्हाई इसके अंदर ये सब चीजें हैं, इन सबको ये फॉलो करता है, दैट्स व्हाई इसको बोला गया है